डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं आपके सामने रिवीजन क्लास 20 लेके आया हूँ। एंथ्रोपोलॉजी का भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हो रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा जो लिया है उसमें बहुत सारे टॉपिक को पूछा है, जिसको मैं क्लास 20 तक में पढ़ा चुका हूँ। यह जो क्लास 20 है, यह रिवीजन क्लास है। मैं इसमें वैसे तमाम टॉपिक का इसके अंदर समावेश किया हूँ जो तमाम एंथ्रोपोलॉजी के जो प्रश्न होंगे, जो सिलेबस हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये तमाम चीज़ों का उसके अंदर समावेश है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे, मेरा वीडियो देखे होंगे या देख रहे हैं, तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। और जब आप प्रश्न का आंसर देंगे, मैं जो आगे पढ़ाऊँगा, आगे के चैप्टर में सोशल एंथ्रोपोलॉजी में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उससे पहले जो 20 क्लास है, इसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मैंने लिखा है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, इन चीज़ों का आप बेहतर ढंग से अगर आप फॉलो किए होंगे तो आपको आगे समझने में बहुत आसानी होगी और आपको लगेगा कि हमारा प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो है वह लगभग कंप्लीट है। आपको ऐसा फील होगा। चलिए चलते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवीजन क्लास में एक बार टॉपिक वाइज रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक का चर्चा हम लोग पिछले के क्लास में किए हैं। टॉपिक क्या है दोस्तों? कल्चर। कल्चर पर चलते हैं। इधर देखिए, इधर कल्चर है। कल्चर है संस्कृति। संस्कृति की परिभाषा में बता चुका हूं कि संस्कृति जो है पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इस पर्यावरण में हम लोग जो चीज़ भी देखते हैं वो सभी संस्कृति के अंग हैं, और जो मानव निर्मित है वही संस्कृति है। और जो चीज़ प्रकृति में दिख रहा है वो सभी प्राकृतिक तथ्य है। संस्कृति क्या है, इसका एक और परिभाषा मैंने बता चुका हूँ। मानव ने अपने शारीरिक तथा मानसिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन सभी चीज़ों का निर्माण किया, चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक हैं, वे सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। भौतिक आवश्यकता के अंतर्गत क्या आता है? बैलगाड़ी है, जहाज है, परिवहन के साधन है, टेबल है, कुर्सी है, जो भी चीज़ है जिसको हम छू सकते हैं, जो मूर्त रूप में है, वो सभी हमारे को भौतिक आवश्यकता का चीज़ है, और ये हमारी संस्कृति का एक अंग है। दूसरा चलते हैं पॉइंट, अभौतिक संस्कृति की ओर। अभौतिक चीज़ों का क्या निर्माण किया गया? प्रथा है, परंपरा है, भाषा है। भाषा क्या है? वो भी संप्रेषण का माध्यम है और हमारे संस्कृति का एक अंग है। धर्म है, धर्म भी हमारी संस्कृति का एक अंग है। मानव ने अपनी शारीरिक तथा मानसिक सुरक्षा की अनुभूति, मानसिक संवेग की अनुभूति, मानसिक प्रेरणा की अनुभूति के लिए धर्म का निर्माण किया। इसलिए धर्म भी हमारे संस्कृति का एक अंग है। जब कोई आदमी, हम लोग बिहार में देखते हैं, जब कोई व्यक्ति नाव पे चढ़ करके गंगा नदी को पार करता है, तो जब बीच धार में नाव जाती है तो कहता है, गंगा मैया हमरा बचैयो, हमको बचाओ। तो ये जो हम लोग पुकारते हैं, ये जो प्रथा है, ये जो, इससे क्या होता है? इससे मानसिक सुरक्षा मिलती है। इसी से धर्म का निर्माण हुआ है। मानसिक बल मिलता है। तो इस चीज़ के लिए इसलिए धर्म भी कहा जाता है कि धर्म भी हमारी संस्कृति का एक अंग है। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों, सिविलाइजेशन। ये पॉइंट हो गया कल्चर। सिविलाइजेशन, सभ्यता क्या है? अर्नोल्ड महोदय का मानना है कि सभ्यता समाज में मानव का मानवीकरण है। संस्कृति के भौतिक पक्ष, जो उसके मूर्त रूप हैं, उसके क्रमिक विकास को सभ्यता के श्रेणी में आता है। उसके क्रमिक विकास को सभ्यता कहते हैं। इसलिए अर्नोल्ड महोदय ने कहा है कि सभ्यता समाज में मानव का मानवीकरण है। आज हम आधुनिक मानव की श्रेणी में आ रहे हैं, यह सभ्यता की देन है।
हमारा मानवीकरण क्या गया? बैलगाड़ी था, मिट्टी से बैलगाड़ी पहिया बना, पहिया से बैलगाड़ी बना, बैलगाड़ी से हवाई जहाज बना, हवाई जहाज से PSLV बना, GSLV बना। हम लोग आज दूसरे ग्रह में जा रहे हैं। आधुनिक मानव का हम लोग को उपाधि मिला है, यह सिविलाइजेशन की देन है। तो संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है, उसका जो क्रमिक विकास का तत्व पाया जाता है, यही सभ्यता की श्रेणी में आता है। रेडक्लिफ महोदय का मानना है कि सभ्यता के लिए महान परंपरा शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट डिफरेंस, थोड़ा सा चर्चा करेंगे हर पॉइंट पर। डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति एवं सभ्यता में अंतर। संस्कृति की परिभाषा लिखनी है, सभ्यता की परिभाषा लिखनी है। संस्कृति अमूर्त है, सभ्यता अमूर्त है। संस्कृति में अस्थायी तत्व पाया जाता है, इसमें विकास का तत्व पाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ों का हम पहले की क्लास में सारा चीज़ बता चुका हूँ, सिर्फ पॉइंट वाइज बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ को हमने टच किया। चलिए अगला पॉइंट है संस्कृतिकरण। थोड़ा सा परिभाषा इसका भी दे देते हैं। संस्कृतिकरण क्या है, ये पॉइंट पा रहे हैं। संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण के विषय में कहा जाता है। संस्कृतिकरण सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। गौर कीजिएगा दोस्तों, संस्कृतिकरण सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें प्रायः निम्न जाति के लोग अपेक्षाकृत ऊंचे जाति के लोगों का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज इत्यादि का अनुसरण करते हैं अथवा उसको अपनाते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ समय के पश्चात उसे उस श्रेणी, उच्च जाति की श्रेणी में उसको स्थान भी प्राप्त हो जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश में है, चमार और नोनिया जनजाति को आज के डेट में वो राजपूत चौहान होने का दावा करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी संस्कृति को अपना लिया है, रहन सहन को अपना लिया है, खान पान को अपना लिया है। आजकल बहुत सारे देखते होंगे हमारे जो हिंदू समाज में हैं, जो 4 स्तर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बहुत सारे देखते होंगे। मैं इसका सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन ये किताबी बातें हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। आजकल सभी लोग पान खा रहे हैं, सुपारी खा रहे हैं, अच्छे जूते पहन रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। तो ये तमाम चीज जो अपनाया जा रहा है, ये एक संस्कृति की प्रक्रिया है। इससे हमारा क्या हो रहा है? हमारा सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि संस्कृतिकरण सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। चलिए, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में आज़ादी से पहले क्या भूमिका थी, आज़ादी के बाद से क्या भूमिका है, किन किन बिंदुओं का योगदान है, किन किन चीज़ों का योगदान है, संवैधानिक व्यवस्था का प्रावधान है, मैं किस कारण से उन्हें मतलब ये सांस्कृतिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। यह एक लंबा अति है, पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन है। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज़ समझना है दोस्तों कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन प्रक्रिया किस प्रकार से है, और यही बिंदु को विस्तार पूर्वक चर्चा, और कुछ नहीं है इसमें विशेष। चलिए, कास्ट, ये तो हिंदू समाज की, हिंदू धर्म की विशेषता है, जिसमें 4 स्तर पाया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था का एक कड़ी है कास्ट, जाति व्यवस्था। जनजाति क्या, इस पर मैंने बहुत चर्चा किया है संवैधानिक दृष्टिकोण से भी, और क्या कैसी विशेषताओं से युक्त होने के कारण किसी जनजाति को जो है अनुसूचित जनजाति या जनजाति के रूप में माना जाता है। तो ये जो जनजाति है, इसमें किन किन विशेषताओं का समावेश होना चाहिए। यह जो है सो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, इनमें भाषा और संस्कृति का समावेश पाया जाता है, इनकी अपनी भाषा और संस्कृति होती है, टोटम संबंधी विश्वास पाया जाता है, समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है। इन 4 विशेषताएं हैं जिसके कारण से किसी ये माना जाता है कोई आदिवासी समूह या आदिम समूह जो है जनजाति श्रेणी में है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रजाति, प्रजाति क्या है? पूरे दुनिया में प्रायः 3 ही प्रकार के प्रजाति पाए जाते हैं मूल रूप से, कॉकेसाइड, मंगोलाइड, निग्राइट।
कॉकेसाइड प्रजाति, उसका लक्षण क्या है? ऑस्ट्रेलियन को देख रहे हैं, अमेरिकन देख रहे हैं, ये सब तमाम इस तरह की जो शारीरिक विशेषताओं से युक्त है वो कॉकेसाइड है। मंगोलाइड आप जानते हैं, नेपाल के लोगों को देखिए, भारत के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखिए, ये तमाम चाइना के देखिए, भूटान को देखिए, इस तमाम यहाँ जो व्यक्ति पाए जाते हैं इनके अंदर जो शारीरिक विशेषताएं हैं, ये तमाम विशेषताएं किसका है? मंगोलाइड प्रजाति के लोगों का है। निग्राइड प्रजाति, निग्राइड प्रजाति बाल ऊनी है, नाक चपटे हैं, ओठ निकले हुए हैं, बाल ऊनी है, त्वचा काला है, ठीक है। ये तमाम तरह विशेषता जो है, जैसे अफ्रीका का, अफ्रीकन लोग जो हैं वो सब निग्राइड प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रजातिवाद क्या है? प्रजातिवाद, जैसे जातिवाद होता है वैसे प्रजातिवाद होता है। प्रजातिवाद क्या है? अवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, अवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर एक प्रजाति जब दूसरे प्रजाति पर अत्याचार करती है, दूसरे को हीन समझती है, ऐसी अवस्था को प्रजातिवाद के नाम से जाना जाता है, रेसिज्म। अब इसका आधार क्या है? क्यों मानती है प्रजातिवाद? किस आधार पर वो कहती है कि एक प्रजाति उच्च है और एक प्रजाति निम्न है? मैंने पहले ही कह दिया है दोस्तों कि यह अवैज्ञानिक तथ्य है, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, लेकिन लोगों में ऐसा चल रहा है, उसको जानना जरूरी है। एंथ्रोपोलॉजी का एक पॉइंट है, बिंदु है, इसको समझना है को किस आधार पर कहते हैं। इतिहास गवाह है, इतिहास देखिए दोस्तों, गोरे लोग, काले लोग, अंग्रेज भी जब यहां आए थे तो यू ब्लैक इंडियंस के नाम से हम लोग को पुकारते थे, ठीक है। ये जो फीलिंग्स है ये प्रजातिवाद है। मैं उच्च हूं, हमारे जैसा कोई नहीं है, दूसरे प्रजाति के लोग निम्न हैं और उनकी जो जन्म हुआ है वो सेवा के लिए हुआ है। तो इस प्रकार का जो उतार चढ़ाव है, उच्चता और नीचता की जो बातें हैं, ये इसी को प्रजातिवाद के नाम से जाना जाता है। जर्मनी में कितने अत्याचार किए गए। नाजीवाद प्रजातिवाद का एक रूप है, आर्यवाद प्रजातिवाद का एक रूप है। तो यह चार आधार है मानने का, प्रजातिवाद के चार आधार माने जाते हैं। क्या है? उत्तम रंग का आधार। वो कहता है कि हमारा जो रंग है, हमारा जो त्वचा का रंग है वो उत्तम है, वो अच्छा है, देखने में अच्छा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। त्वचा का रंग होना यह बिल्कुल ही भौगोलिक परिस्थिति पर डिपेंड करता है, वैज्ञानिक ने इसको प्रमाणित कर चुका है। त्वचा में मेलानिन की मात्रा के कारण अगर अधिक है तो काला होगा, कम है तो गोरा होगा, उजला रंग होगा। और ये मेलानिन की मात्रा कम अथवा अधिक होना ये कंप्लीट रूप से भूगोल पर डिपेंड करता है, भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता है, भौगोलिक पर्यावरण पर डिपेंड करता है। अफ्रीका में अधिक गर्मी पड़ती है, मेलानिन की मात्रा अधिक होती है। ऑस्ट्रेलिया में उस साइड में कम धूप का प्रभाव है, धूप का तेज कम है, तो वहां पर जो है सो मेलानिन की मात्रा कम है। ये तमाम चीजें और जो है वैज्ञानिक है, इस पर कभी भी ये नहीं है कि कोई छोटा है, बड़ा है, उजला हो गया, गोरा हो गया, काला हो गया, इसमें कहीं कोई विभाजन का काम नहीं है। इस पर कोई गर्व करने की बात नहीं है। अगर गोरा आदमी भी लंबे अरसे तक अफ्रीका में जाकर रहने लगेगा तो उसका आने वाले संतान जो है काला होने लगेंगे, क्योंकि वहां का भूगोल ऐसा है, भौगोलिक परिस्थिति वैसा है। चलिए आगे चलते हैं कि हाँ, उत्तम रंग का आधार है मानसिक योग्यता का आधार। उनका यह भी कहना है कि हम मानसिक रूप से श्रेष्ठ हैं, हमारा मेंटल एबिलिटी ज्यादा है, हमारा आईक्यू अधिक है। क्यों? क्रेनियल डेंसिटी, कपाल का घनत्व हमारा अधिक है, कपाल का घनत्व अधिक है, इसलिए मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, ऐसा उनका मानना है। ये आधार मानते हैं।
कोई प्रजाति किसी दूसरे प्रजाति को नीच अथवा हीन इसलिए कहता है, वो कहता है कि तुम्हारा जो क्रेनियल डेंसिटी है वो हमसे कम है। जबकि वैज्ञानिक ने इस बात को प्रमाणित कर दिया गया है कि बुद्धि और आईक्यू का संबंध किसी भी रूप से क्रेनियल डेंसिटी से नहीं है। कनाडा की एस्किमो जनजाति, उसका क्रेनियल डेंसिटी बहुत अधिक होता है, विश्व में सबसे अधिक होता है। उसको बुद्धिमान होनी चाहिए, सबसे ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे कहता है वो कि श्रांस रक्त जो है शुद्ध है और उच्च है। रक्त की शुद्धता एवं उच्चता का आधार मानता है। वैज्ञानिक ने इस बात को प्रमाणित कर दिया गया है कि रक्त का उच्चता एवं शुद्धता का कोई मीनिंग नहीं है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है। 4 प्रकार के ब्लड होते हैं, ए बी और ओ, जो सभी जगह पाए जाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कम अधिक हो सकती है, वो भी भूगोल पर डिपेंड करता है, भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता है। लेकिन सभी प्रकार के प्रजातियों में 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। इसमें कहीं भी उच्चता शुद्धता का कोई आधार नहीं है। कुछ दिन पहले तक में आप जानते होंगे कि अमेरिका में भी जो है तो गोरे काले का भेदभाव हुआ करता था। यूरोप में गोरे काले का भेदभाव हुआ करता था। काले लोगों का ब्लड गोरे लोगों को नहीं चढ़ाया जाता था कि रक्त अशुद्ध हो जाएगा। गोरे लोग मान रहे हैं कि मेरा रक्त शुद्ध है एवं उच्च है, जबकि वैज्ञानिक आधार पर ऐसा प्रमाणित नहीं हुआ। एक है सांस्कृतिक श्रेष्ठता का आधार। पूरे दुनिया का, पूरे विश्व की संस्कृति में सभी प्रकार के प्रजातियों का योगदान है। कोई एक प्रजाति नहीं कह सकता है, पूरे विश्व में सभी चीज उन्हीं का बनाया हुआ है। ये जो तमाम चीजों का निर्माण हुआ है, तमाम चीजों का आविष्कार हुआ है, ये तमाम चीजें उन्हीं की संस्कृति की देन है। ये उन्हीं का विकास है, ऐसा नहीं है। किसी ने शून्य का आविष्कार किया, किसी ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, किसी ने कागज का आविष्कार किया, किसी ने चाय का आविष्कार किया। तो ये देश में जितने भी चीज हमको देखने मिल रहे हैं, ये तमाम चीजों में सभी प्रकार के प्रजातियों का योगदान है। तभी हमारा यह संस्कृति, इस दुनिया की संस्कृति समृद्ध है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रजातिवाद का आधार कंप्लीट क्वेश्चन है, 1 कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, 1 कंप्लीट क्वेश्चन है, पूरा आता है। संगोत्रता नाम से स्पष्ट है, कॉन्सैंग्यूनिटी। एक समान पीढ़ी के समस्त लोग, चर्चा कर चुका हूं मैं, एक समान पीढ़ी के समस्त लोग एक संगोत्रता की श्रेणी में आते हैं। कंसंग्यूटिव बिहेवियर, संगोत्रता व्यवहार यानी संगोत्रता विशेषता। एक समान श्रेणी के लोग एक संगोत्रता के परिधि में जब आते हैं, संगोत्र कहे जाएंगे, एक संगोत्रता के परिधि में आएंगे, तो उनका व्यवहार क्या होता है, विशेषता क्या होता है? आपस में भाईचारा होता है, भाई बहन का रिलेशंस होता है, कोऑपरेटिव होते हैं, विशेष परिस्थिति एक दूसरे की सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कंसंग्यूइन मैरिज, संगोत्रता विवाह, संगोत्र विवाह। ठीक है, इनब्रीडिंग, अंतः प्रजनन। एक समान, एक पीढ़ी के लोगों के बीच विवाह संपन्न स्थापित होने से क्या होता है? इनब्रीडिंग, अंतः प्रजनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हानिकारक जीन की पुनरावृत्ति होने लगती है। और क्या होता है? होमोजाइगोसिटी की अवस्था हो जाती है। मिस्र के राजा में देखिए यही हाल हुआ। चलिए आगे चलते हैं। कजिन मैरिज, भाई बहनों का विवाह, सुनने में जरा विचित्र लगता है। कजिन मैरिज, ठीक है, भाई बहनों के बीच होने वाला विवाह, ऐसा कभी संभव है क्या? लेकिन होता है, कुछ समाजों में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। कजिन मैरिज, क्रॉस कजिन मैरिज। क्रॉस कजिन मैरिज, ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह।
भारत में ऐसा प्रावधान है। भारत के कुछ जनजातियों में ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह संपन्न किया जाता है। यह प्रेफरेंशियल मैरिज के अंतर्गत आता है, अधिमान विवाह के अंतर्गत आता है। विवाह चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं बहुत डिटेल से। प्रेफरेंशियल मैरिज कहते हैं, क्रॉस कजिन मैरिज के आता है। चलिए आगे चलते हैं। पैरेलल कजिन मैरिज, समानांतर भाई बहनों का विवाह। कहने का मतलब है दो सहोदर भाई और दो सहोदर बहन के बच्चों के बीच संपन्न होने वाला विवाह पैरेलल कजिन मैरिज के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम धर्म में इस प्रकार के विवाह का प्रावधान पाया जाता है। चलिए चलते हैं, अगला पॉइंट है होमोजाइगोसिटी। अब तुरंत चर्चा किए, ब्रीडिंग होता है, डिप्रेशन होता है, लास्ट में समाप्त हो जाता है। भारतीय संविधान में महिलाओं की स्थिति, भारतीय संविधान में महिलाएं को जो प्रावधान प्राप्त है, जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन तमाम अधिकारों के कारण आज महिलाएं सर उठा के जी रही हैं। उनका संपूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो रहा है। इसमें बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं चर्चा कर चुका हूं दो ये पीछे के क्लास में। अब है पैट्रियार्कल फैमिली एंड इट्स कैरेक्टर, पितृसत्तात्मक परिवार और उसके गुण। भारत के जो हिंदू समाज हैं, पैट्रियार्कल फैमिली है, आपको पता है संपत्ति का अधिकार पुत्र को हस्तांतरण होता है, पुत्र को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि कानून के हिसाब से पुत्रियों को भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन आज के डेट में भी ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर पुत्री डिमांड कर दे या दावा करे तो उसे देना आवश्यक हो जाता है। तो पैट्रियार्कल फैमिली इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पिता की संस्कृति, घर का मुखिया पुत्र ही होता है परंपरागत रूप से। चलो, मैट्रियार्कल फैमिली इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मातृसत्तात्मक परिवार, नाम से स्पष्ट है। परिवार में परिवार की सत्ता माता निर्धारण करती है, मां के हाथों में होती है। सभी प्रकार के निर्णय का अधिकार माता को होता है। चलिए, संपत्ति का जो हस्तांतरण होता है वो भी माता से पुत्रियों को होता है। विवाह के पश्चात लड़का को अपने पत्नी के घर आकर रहना पड़ता है। मैट्रियार्कल फैमिली में मामा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको मातुले प्रथा के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कुछ जनजातियां हैं जहां पे मैट्रियार्कल फैमिली का प्रावधान है। अब है डिसेंट, लाइनेज, क्लैन, फ्रैटरी, मोइटी एंड ड्यूअल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिसेंट, ठीक है, वंश या वंशावली, वंश या वंशावली, लाइनेज वंश समूह, क्लैन गोत्र, फ्रैटरी भ्रातृदल या गोत्र समूह, मोइटी गोत्रार्ध, ड्यूअल ऑर्गेनाइजेशन द्विदल संगठन। इन तमाम चीजों का क्या है, इनकी परिभाषा एक लाइन में परिभाषा है। मैंने पहले भी बताया हूं, एक लाइन में परिभाषा है। एक पक्षीय या अथवा एक रेखीय समस्त मतलब सभी रक्त समूह। एक पक्षीय कहने का क्या तात्पर्य है? मातृपक्ष या पितृपक्ष, यानी गोत्र भी दो प्रकार का होगा, मातृ पक्ष या पितृ पक्ष। वंश भी दो प्रकार का होगा, मातृवंशीय या पितृवंशीय। वंश समूह भी दो प्रकार का होगा, लाइनेज मातृपक्षीय या पितृपक्षीय। भ्रातृदल भी दो प्रकार का होगा, मातृपक्षीय या पितृपक्षीय। मोइटी गोत्रार्ध, गोत्र को आधा आधा कर दिया, मातृपक्षीय या पितृपक्षीय।
ड्यूअल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी दो दल संगठन है, इसमें मातृपक्षीय या पितृपक्षीय होगा। कहने का मतलब है कि एक रेखीय अथवा एक पक्षीय समस्त सभी समरक्त, जिसमें रक्त का संचार समान हो, भाई बंधु का रिलेशन हो, वो समूह जो है, सभी समूह क्या होगा, डिसेंट होगा, लिनियज होगा, क्लेन होगा, फ्रेटरी होगा, मोइटी होगा, ड्यूअल ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब इसकी विशेषता क्या है कि किन विशेषताओं से यह युक्त होता है? एक समान पूर्वजों से उत्पत्ति माना जाता है। एक समान पूर्वजों से उत्पत्ति होगा तभी तो समरक्त होगा। सब समरक्त होगा, समगोत्रीय विवाह का निषेध होगा। सब समगोत्रीय विवाह का निषेध होगा तो अपने समूह के बाहर विवाह होगा, यानी बहिर्विवाही समूह है। ठीक है। वृंद की चर्चा मैंने की, आयावरी समूह होता है। दो प्रकार के होते हैं। मानव सभ्यता के विकास का, बैंड के बारे में चर्चा कर रहा हूं, वृंद या आयावरी समूह। मानव सभ्यता के विकास के प्रथम चरण में ऐसा माना जाता है व्यक्ति जब का जो समूह है वो वृंद के रूप में संगठित हुआ होगा, समूह के रूप में संगठित हुआ होगा, और उनका जीवन आखेटन एवं खाद्य संकलन पर होगा, और वो आयावरी समूह के रूप में होंगे और घुमक कर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। यह भी दो प्रकार का हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक पास्टोरल, जो पशुपालन करते हैं, ठीक है, दो प्रकार की चर्चा कर चुके हैं। आयावरी समूह दो प्रकार की चर्चा किए हैं, आखेटक, हंटिंग बैंड्स और पास्टोरल बैंड्स। चलिए लिख देते हैं। हंटिंग बैंड और पास्टोरल बैंड। और डिफरेंस बिटवीन बैंड एंड ट्राइब, आयावरी समूह और ट्राइब के बीच, जनजाति के बीच क्या अंतर है? मैंने इसको स्पष्ट रूप से कहा है, बैंड क्या है, ट्राइब क्या है। आयावरी समूह व्यतीत करता है, ट्राइब क्या है? ट्राइब क्या है? अस्थायी जीवन व्यतीत करता है। इस तरफ से मैंने कई प्रकार के अंतर का चर्चा कर चुका हूं पिछले क्लासेज में। आप वीडियो यूट्यूब खोल के वीडियो देखिए, उसमें सारा चीज़ है। संथाल ट्राइब के विषय में चर्चा किया हूं। संथाल रेबेलियन, संथाल ट्राइब का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संगठन किस प्रकार का है, पूछता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन है, वन कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, वन कंप्लीट पूरा प्रश्न उत्तर है। संथाल रेबेलियन, संथाल विद्रोह 1855-56 में। मुंडा ट्राइब, बिरसा मुंडा के विषय में आप लोग जानते हैं। मुंडा रेबेलियन, मुंडा विद्रोह। बिरहोर ट्राइब, ओंगे जनजाति, ये दोनों गौण जनजाति है। बिरहोर जनजाति को भी भारत सरकार ने गौण जनजाति के रूप में माना है, और ओंगे जनजाति को भी भारत सरकार ने गौण जनजाति के रूप में माना है। गौण जनजाति होने के लिए 3 गो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उसके अंतर्गत होता है। जनसंख्या काफी कम, यानी मृत्यु दर अधिक, दिन प्रतिदिन कम होती जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या ह्रास की स्थिति, और है उसकी निर्भरता दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र में निवास स्थान करता है, यानी प्रकृति में अधिवास क्षेत्र है। आखेटन एवं खाद्य संकलन की अवस्था, ये जो है गुण
एक गौण जनजाति में निश्चित रूप से पाए जाते हैं, जिस कारण से उनमें लगातार जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम होती जाती है, यानी उनके में जनसंख्या ह्रास की स्थिति पाई जाती है। सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, जनजातीय शोध संस्थान के द्वारा मानव शास्त्रियों का सहयोग लिया जा रहा है ताकि उनकी जनसंख्या को संरक्षित किया जा सके और उसका सर्वांगीण विकास किया जा सके, उसके क्षेत्र का विकास किया जा रहा है ताकि उसे भी देश और समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। चलिए दोस्तों, इतना 28 गो पॉइंट है लगभग, इसमें मैंने सब पर थोड़ा थोड़ा चर्चा किया हूँ और बाकी तो सब 1 बाय 1 करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सारे चीज़ पर अलग अलग वीडियो है, बहुत विस्तार से है। उन चीज़ों को रोज़ देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको याद हो जाएगा, ये गारंटी है। इससे ज़्यादा इसमें नहीं है पॉइंट। अब सोशल एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 करके, और मेरा पहला चैप्टर होगा सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, जो बार बार आता है। पहले उस चीज़ को लोग विवाह चैप्टर से शुरू करते हैं, मैं टोटम से शुरू करता हूँ और टैबू से शुरू करता हूँ। कैसे शुरू करता हूँ? टोटम से, टैबू से, निषेध से। बहुत सारी चीजें हैं। विवाह चैप्टर शुरू करेंगे, टैबू का उसमें ये आएगा, पॉइंट आएगा। आप जो है क्या है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे टोटम और टैबू पढ़ा रहेगा तो विवाह चैप्टर समझने में आपको आसानी होगी। कैसे पढ़ना, यही तो टीचर का काम है, यही तो मेरा काम है। वरना किताब में तो सब चीज है। कौन सा पॉइंट्स को कैसे पढ़ना है, कौन सा पॉइंट्स को पहले पढ़ना है, ये चीज ही टीचर का एक मेन उद्देश्य होता है। कैसे कैसे पढ़ना है, किस किस पॉइंट वाइज कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या देना है, उसकी उपयोगिता क्या है, हम कितना क्वेश्चन करके आओगे, आप कितने अच्छे से क्वेश्चन करके आओगे, इसे यहीं पर टीचर की उपयोगिता मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्लास तो होगा ही, अगले क्लास हम करेंगे पार्ट 1 से फिर शुरू होगा मेरा, ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट 1 से शुरू होगा। और आप लोग लगातार वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आशा करते हैं कि आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। अभी तो जो एग्ज़ाम हो गया सो उसके लिए तो मैं विशेष कुछ कर नहीं पाया, लेकिन जो आने वाला एग्ज़ाम है उससे पहले मैं चैप्टर को ख़त्म, ये सिलेबस ख़त्म कर दूंगा। आप लगातार देखते रहिए।